नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, एनवायरनमेंट में जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसका स्टडी करके आपको कुछ ना कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए, और उसी ओरिएंटेड बहुत सारे कंट्रीज में और बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं। तो एनवायरमेंट ओरिएंटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी हम फॉलो करेंगे, जो लोकल लेवल को आपको एप्लीकेबल रहेगी। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र ओरिएंटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो आपको फॉलो करना है, और इंडिया में जो भी एक्ट्स है और सेंट्रल रूल्स है वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। तो अभी ये सस्टेनेबिलिटी यानी क्या होता है? तो सस्टेनेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये एक जनरल वर्डिंग भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहेंगे स्थिरता या निरंतरता। यानी कि आपको कुछ कंपोनेंट्स के लिए, कुछ फैक्टर्स में आपको स्थिरता चाहिए या निरंतरता चाहिए, यानी कि कंटिन्यूअसली आपको कुछ फैक्टर्स का बैलेंस रखना चाहिए। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सस्टेनेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली आपको ये तीन कंपोनेंट का बैलेंस रखना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको इकोनॉमिकल बैलेंस रखना है, एनवायरनमेंट का बैलेंस रखना है, और सोसाइटी के जो भी एक्टिविटीज होंगे उसका बैलेंस रखना है। तो ये अगर तीन कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये तीनों कंपोनेंट का बैलेंस रखना है, और इसी को हम सस्टेनेबिलिटी कहेंगे। तो ये इकोनॉमिकल बैलेंस होना चाहिए, एनवायरमेंटल बैलेंस होना चाहिए, सोशल बैलेंस होना चाहिए, और इसके ओरिएंटेड जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी फैक्ट्स होंगी, जो भी स्टेक होल्डर्स के इनपुट्स होंगे या फिर आपकी एक्शंस होंगी, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग करना चाहिए, उसका कुछ फॉर्मेट बनाना चाहिए, उसके जो डिटेल्स है वो वर्कआउट करना चाहिए। उसको हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, अभी हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे ये तीन कंपोनेंट्स के ओरिएंटेड, और उस रिपोर्टिंग में जो भी आपको डिटेल्स लिखना है, उसको मेंटेन करना है, उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है, उसको कहेंगे हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो जैसे कि अभी ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग या सस्टेनेबिलिटी जो कंसेप्ट है उसमें आपको क्या क्या स्टडी करना चाहिए, तो उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, पर्पस क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उसके अलावा जो भी GRI यानी कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये जो हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्टिंग के कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करना चाहिए। तो उसमें ये GRI G4 गाइडलाइंस है, जिसको हम कहेंगे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स गाइडलाइंस। उसके अलावा जो इकोसिस्टम कंसेप्ट है या स्ट्रक्चर है, या फिर जो एफ्लुएंट्स का मॉनिटरिंग और एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है, या फिर उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, और ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो ये बाकी के जो पैरामीटर्स है ये सस्टेनेबिलिटी में एनवायरनमेंट ओरिएंटेड पैरामीटर्स है, इसीलिए यहाँ पे इसको लिंक किया गया है। यानी कि आपको इकोसिस्टम्स के डिटेल्स मालूम होने चाहिए, जो भी हमने ऑलरेडी एक सेशंस में हमने डिटेल इसको पढ़ा था, अभी यहाँ पर भी एक रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। उसके अलावा जो एफ्लुएंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर एक बार जो एनालाइजिंग जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और GBC कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि ये जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ओरिएंटेड GBC अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो एक अच्छा बेनिफिट होगा, चाहे वो रेसिडेंशियल फॉर्मेट में हो सकता है, इंडस्ट्रीज में, या कमर्शियल फॉर्म में भी आप GBC कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो ये कंटेंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि सस्टेनेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। तो अगर उसमें आप कोई ऑनलाइन देखेंगे या ऑफलाइन देखेंगे, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस। तो सस्टेनेबिलिटी का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो जैसे हमने कहा है कि आपको स्थिरता या निरंतरता चाहिए,
लेकिन आज के डेट में अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशंस में ये एक कॉमनली एक्सेप्टेड ऑब्लिगेशन, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो शायद उसका वेटेज बढ़ जाएगा, इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे कि कुछ कंट्रीज और स्टेट्स में या कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसी आदत होती है कि जब तक वो लीगल कंप्लायंस नहीं होगी तब तक उसको वेटेज या इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। तो ये एक कॉमनली एक्सेप्टेड ऑब्लिगेशन है रादर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर दूसरी एंगल से हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट लेवल पे जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है या फिर जो लार्ज स्केल कंपनीज होती है उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये रिपोर्टिंग में आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यानी कि सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के जो कंपोनेंट्स है और उसका जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है ये शायद अलग अलग कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बना सकती है। क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए ये ऑप्शनल कंडीशन है, इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने कंपोनेंट्स पे फोकस कर सकती है और शायद इसी वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये जो रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस है इसमें आपको आपके कंपोनेंट्स ओरिएंटेड, आपके कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस ओरिएंटेड या फिर एनवायरमेंट फैक्टर्स या सोशल फैक्टर्स या इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो है वो आपको कनेक्टिविटी देखना है, उसके इम्पैक्ट्स देखना है, उसमें इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है वो देखना है। तो ये सब बैलेंसिंग जो है ये बैलेंसिंग यानी सस्टेनेबिलिटी है। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के और अगर दूसरे फॉर्म्स हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जिसको हम कहेंगे बायोस्फीयर की कैपेसिटी और ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसका बैलेंसिंग भी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस में बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं या फिर अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो डेवलपमेंट के अंदर आप रेसिडेंशियल डेवलपमेंट होता है या कॉलोनीज डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है या कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी डेवलप होता है जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर डेवलप होता है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स है या डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज है, उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे भी होता है, सोसाइटी पे भी होता है और इकोनॉमिकल बैलेंस में भी होता है। तो ये भी बैलेंसिंग आपको यहाँ पे देखना है और उसके पहले आपको उसकी कैपेसिटी के बारे में भी सोचना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बैलेंसिंग ऑफ द एनवायरमेंट या फिर जो रिसोर्सेस है उसका बैलेंसिंग, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर जो इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं तो उसका प्रॉपर डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है या फिर इंडस्ट्रियल चेंज है उसमें आपको एग्जैक्टली एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए या फिर सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको स्टेप्स लेना है तो उसको हम बैलेंसिंग कहेंगे और इसको भी हम सस्टेनेबिलिटी कह सकते हैं। तो ये अलग अलग फील्ड्स के लिए शायद अलग अलग फैक्टर्स या स्टेक होल्डर्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री अगर एक सेक्टर होता है तो केमिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ फैक्टर्स या स्टेक होल्डर्स चेंज होंगे। अगर ऑटोमोबाइल है या फिर आईटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड है तो उसके लिए शायद एनवायरमेंट ओरिएंटेड फैक्टर्स, इकोनॉमिक ओरिएंटेड फैक्टर्स और सोसाइटी ओरिएंटेड फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं और इसी ओरिएंटेड उनके जो सीएसआर एक्टिविटीज वगैरह होती है तो शायद उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये डिपेंड्स है आपके यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, आपके मेन टारगेट्स क्या है, आप एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी या सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं और इकोनॉमिकल बैलेंस भी आप कैसे रखते हैं, उस हिसाब से आप सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी सस्टेनेबिलिटी और कैसे भी अगर आप डिफाइन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है तो ये तीन एलिमेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने ही है। जैसे अभी हमने कहा था कि सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिकल, तो ये तीन एलिमेंट्स जैसे कि यहाँ पे अभी आपको ये चार्ट्स थ्रू दिखता है कि अगर आप कुछ एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे हैं यानी कि अगर सोसाइटी में कुछ काम कर रहे हैं, सोशल कुछ वर्क कर रहे हैं और सोशल वर्क करते हुए एनवायरमेंट पे शायद अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट होते होंगे तो वहां पर वो एक लिमिट में रखने चाहिए जिसको हम बोलेंगे बियरेबल। तो ये एक पर्टिकुलर लिमिट होना चाहिए और इसीलिए जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स या ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ गाइडलाइंस होती है ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स डिसाइड करती है। जिससे कि अगर सोसाइटी में कुछ ऐसा वर्क होता है जिसकी वजह से शायद एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ऐसे कुछ अगर इश्यूज होते हैं तो वहां पर उनको एक मैक्सिमम परमिसिबल
लिमिट दी जाती है कि जिसको आपको कंट्रोल करना है। तो अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर है तो वहां पे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और अलग अलग ऐसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड्स भी दिए जाएंगे। जैसे कि अगर ये रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर होगा तो शायद वहां पे आपको IS 10500 वर्कआउट करना है या फिर रेफर करना है। और ऐसे अलग अलग इंडियन स्टैंडर्ड भी आप रेफर कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेफर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, जो भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो एनवायरमेंट पे वो बियरेबल होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सोसाइटी में ऐसे कुछ काम करते हैं, और आपको इकोनॉमिकल बैलेंस का भी ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी अगर आप मेजर प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी कंपनी अगर सबसे पहले कोई नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेता है, या फिर नई टेक्निकल प्रोसेस अडॉप्ट करता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करता है, या कोई प्रोडक्ट अडॉप्ट करता है, तो वो सबसे पहले वो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करेगा, और सेकंड है वो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी चेक करेगा। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जो भी प्रोसेस होगी, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, यानी कि टेक्निकली वो पॉसिबल है या नहीं, और उसके बाद में फिर ये इकोनॉमिकल है या नहीं। ये दोनों बातें जैसे ध्यान में रखते हैं इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसी तरह यहाँ पर भी आपको जो भी सोसाइटी में आप काम करने वाले हैं, तो वो इकोनॉमिकल बैलेंस का भी ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनवायरमेंट और इकोनॉमिक का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये वायबल है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। जैसे अभी हम एनवायरमेंट के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आ चुके हैं, लेकिन वहां पे आपको वो सभी चीजें जो एक्सेप्टेबल होगी या आपको करना चाहिए, वो इकोनॉमिकल है या नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा। स्पेशली आपको गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे अभी प्लास्टिक रूल आ चुका है, हमने प्लास्टिक रूल में बता दिया कि 50 माइक्रोन के ऊपर ही आपको माइक्रोन साइज मेंटेन करना है प्लास्टिक की, तभी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लेस देन 50 माइक्रोन के जो प्लास्टिक्स है या पॉलिथीन बैग्स है वो बैन है। अभी जो 50 माइक्रोन्स के ऊपर के जो भी प्लास्टिक्स है, तो उसकी कॉस्ट कम से कम कैसे हो, या फिर जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है उसकी कॉस्ट कम से कम कैसे हो, या फिर उसको लार्ज स्केल में या बल्क क्वांटिटी में कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए, ये गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, इंडस्ट्रीज को ध्यान रखना है। तभी ये इकोनॉमिकल चीजें होगी और ये इजीली एडॉप्टेबल होगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट कम होगी। ये अगर इकोनॉमिकल बैलेंस आप नहीं रख पाते हैं तो यहाँ पे जो इलीगल प्रोसेस है, इलीगल प्रोडक्ट्स है, और उसके जो एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट है वो कंटिन्यू होते जाएंगे। और इसीलिए ये तीनों चीजों का या तीनों कंपोनेंट का अगर ध्यान रखते हैं तो उसको हम सस्टेनेबिलिटी कहेंगे, और वो कंपोनेंट को सस्टेनेबल कंपोनेंट कहेंगे। तो ये सस्टेन करना है, इसीलिए आपको सोसाइटी का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, इकोनॉमिकल बैलेंस भी देखना है, और ये तीनों चीजें जब साइमल्टेनियसली बियरेबल, इक्विटेबल और वायबल होगी तो ही हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद में फिर ये जो भी सक्सेस होगा वहां पे हम रिपोर्टिंग में कहेंगे कि हमने ये एक्चुअली किया है, और शायद बाकी की इंडस्ट्रीज या कंपनीज या स्टेट गवर्नमेंट या और कोई एडवाइजरी बोर्ड्स वगैरह रहेंगे तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस होगी, ये जो कंपोनेंट्स है उसका बैलेंसिंग कैसे रखना चाहिए, और उसके बाद में उसको रिपोर्ट्स में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, इसके बारे में भी शेयरिंग हो सकता है, नॉलेज शेयरिंग भी हो सकता है, डेटा शेयरिंग भी हो सकता है। तो मेनली ये सस्टेनेबिलिटी जो रिपोर्टिंग है उसका मेन पर्पस क्या है, तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में आपको जो डेटा है तो ये तीनों एलिमेंट्स के ओरिएंटेड आपको देना है, उसका एक इंडेक्स स्पेसिफाई करना है, उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना है। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंपलसरी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड आप रेफर कर सकते हैं, और आपको कुछ बेनिफिट्स मिलना चाहिए, एडवांटेजेस मिलना चाहिए, या फिर आपकी कोई अगर कंपनी यूएस बेस है, अगर यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है तो वो कंपनीज में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ गाइडलाइंस है जिसको ये कंपनीज फॉलो करेंगी, और उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे।
तो ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये जो गाइडलाइंस है, ये फॉलो करना है, ये पहला आपका पर्पस है। अभी जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल जो है, तो ये स्टैंडर्ड्स ही या ऑर्गेनाइजेशन इसमें ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको स्टैंडर्ड्स या गाइडलाइंस आपने स्टडी कर लिए, उसके बाद में आपको एग्जैक्टली पता लग गया कि आपको किस डायरेक्शन जाना है और किस कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पे आपके जो भी लिंक में इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होंगे, उसको आपको बताना चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हमको एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना है, आपका एग्जैक्ट गोल क्या है सस्टेनेबिलिटी के ओरिएंटेड। और फिर उस हिसाब से आप उनको कुछ गाइडलाइंस देंगे, उसका मॉनिटरिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और जो भी आपका गोल है वो अचीव होता है या नहीं, या फिर आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं, तो उसके लिए भी आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि प्लानिंग करना चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मेनली स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको भी वहां पे वर्कआउट करना है, जो भी आपका गोल डिसाइड होता है। उसके अलावा जो वैल्यूएबल टूल करके ये काम कर सकता है, जैसे कि हमने बात कही थी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या एनवायरमेंटल एक्टिविटीज या जो भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ सकती है, उसके ओरिएंटेड आप ये वर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी सोशल बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा उसका भी आप शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की थी, तो ये कंपोनेंट्स का बैलेंसिंग रखना, और कंपोनेंट्स के बैलेंसिंग के टाइम जो भी आप एक्टिविटीज करेंगे उसका बेनिफिट कंपनी को भी मिलेगा, उसका बेनिफिट सोसाइटी में जो भी आपका ब्रांड इमेज रखना चाहिए उस हिसाब से भी मिलेगा, और जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज आप कुछ ऐसे रन करेंगे जिसका एडवर्स इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके, या फिर इको फ्रेंडली एक्टिविटीज आप रन कर रहे होंगे, तो ये सभी अलग अलग पर्पसेस है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के। अगर आपने इसको ये पर्पस को सॉल्व किया या फॉलो किया, तो आपके कंपनी को भी ये बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें कुछ एनवायरमेंटल डेटा लगेगा, आपको कुछ सोशल डेटा लगेगा, और आपको इकोनॉमिकल डेटा भी आपको वर्कआउट करना होगा। तो अगर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आपको प्रिपेयर करना है, तो उसमें मेनली आपको जो एनवायरमेंटल डेटा है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे एनर्जी कंजम्पशन, आपके कंपनी में एनर्जी कितना कंज्यूम होता है, आपके यहाँ पे शायद इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर वाटर एज ए यूटिलिटी हो, या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर यूटिलिटी हो सकती है, या फिर जो कूलिंग वाटर होगा या फिर चिल्ड वाटर होगा, ये अलग अलग आपके यहाँ पे यूटिलिटीज हो सकती है। कुछ कंपनीज में स्पेसिफिक डिमांड होगी, जैसे कुछ डीएम वाटर रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर आरओ वाटर रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये ओवरऑल एनर्जी बैलेंस आपके पास रहना चाहिए कि हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर एनम कितना है। उसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे प्रोसेसेस होंगी, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज में शायद बॉयलर होगी या फर्नेसेस होगी या फिर कुछ कंबशन प्रोसेस होगी, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होगी, तो जो भी प्रोसेस है उसमें से एमिशंस कितने निकलते हैं। तो जैसे कि एयर एमिशंस में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, या फिर कुछ एफ्लुएंट के भी पैरामीटर्स होते हैं जो शायद वाटर में डिसॉल्व होते होंगे या फिर आपके सॉइल पे भी जाते होंगे। तो ये सभी एमिशंस जो है ये आपको चेक करना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपके कंपनीज में एक्टिविटीज है, उसमें सेविंग कहाँ पे कर सकते हैं आप और कितना सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज में अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट इम्पैक्ट कम करने की बात सोचेंगे, तो शायद वहां पे लॉन्ग टर्म में आपकी सेविंग हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो इनिशियली आपको हायर इन्वेस्टमेंट में शायद जाना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी ऐसे ऑप्शंस जो है वो इनिशियली यहाँ पे हायर कॉस्टिंग में दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पे बैक पीरियड आपको दिखता है, शायद 5-10 साल के बाद आपको लगता है कि ये जो भी पे बैक पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, और उसके बाद में आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कुछ सालों के बाद भी ये जो भी पावर है या फिर एनर्जीज है उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेंगी, और उसी हिसाब से आपका जो सेविंग है वो भी बढ़ सकता है। तो ये अलग अलग एनवायरमेंटल के बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उसके रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स होंगे ये भी पैरामीटर्स एनवायरमेंटल डेटा में आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने मॉनिटरिंग में बात कही थी कि एयर मॉनिटरिंग यहाँ पे स्ट्रेटजी हो सकती है, वाटर मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी हो सकती है,
या फिर आपके यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हो सकती है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, ये भी स्ट्रेटजीज अलग हो सकती है। तो बहुत सारे एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, उसके रिलेटेड आपको डेटा यहाँ पे कंपाइल करना है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। उसके अलावा है सोशल डेटा। तो जैसे अभी हमने बात कही थी कि सोसाइटी में जो कंपोनेंट्स है और आपके इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयज है उसके बारे में ये डेटा होगा। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज है उनके एजुकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटीज क्या है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं, उसमें इक्वालिटी कितनी है। और फिर अगर सोसाइटी में अगर आपको कुछ काम करना है या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको कम करना है, उसके लिए कुछ प्रोसेस में चेंज करना है, तो उसकी भी कैपेसिटीज क्या है, ये सब सोशल डेटा आपको यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसके अलावा फिर जो भी एक पर्टिकुलर अगर आपको टास्क दिया जाता है तो उसमें ट्रेनिंग कितनी दी गई है, कितने आवर्स तक आप ट्रेनिंग लिया है। जैसे कि अगर हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में सोचा है, या फिर आपको एनर्जी कंजम्पशन कम करना है, या फिर आपको एनर्जी सेविंग करना है, तो एनर्जी सेविंग के अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं, हम एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं, या फिर एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, या फिर जो अलग अलग हम प्रिंसिपल्स यूज करते हैं जैसे कि यहाँ पे रिड्यूस है या रीयूज है या रिसाइकल है। तो ऐसे बहुत सारे आर के जो अलग अलग प्रिंसिपल्स है, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, ये भी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो उस ओरिएंटेड जो भी यहाँ पे पब्लिक है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज भी और एम्प्लॉय के बाहर भी जो सोसाइटी है, उसमें भी अगर किसी का रोल है और वो आपको हेल्प कर सकता है, वो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है। जैसे गवर्नमेंट की कुछ हेल्प हो सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट के सब्सिडीज होते हैं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में सोचते होंगे तो वहां पे 40-50% तक सब्सिडी हो सकती है। तो इसके बारे में भी आपको स्टडी करना है, उसका भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसके अलावा जो कस्टमर्स होते हैं, तो यही मेन आपकी क्वालिटी डिसाइड करते हैं और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे ही आपकी कंपनी चलती है। तो कस्टमर के कंप्लेंट्स क्या है, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनवायरमेंटल ओरिएंटेड कंप्लेंट्स क्या है, इकोनॉमिकल ओरिएंटेड कंप्लेंट्स क्या है, और उसको हम कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करते हैं, उसके बारे में भी आपको सोचना है। उसके अलग अलग डायरेक्शंस और ऑप्शन सोचना है। तो ये भी डेटा आपको यहाँ पे कलेक्ट करना है। उसके अलावा जो हम CSR एक्टिविटीज करते हैं, तो ये CSR में प्रोजेक्ट्स क्या लेने चाहिए, ये एक्चुअली ये सभी डेटा के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। अगर कस्टमर की कंप्लेंट्स होंगी आपके यहाँ पे ग्रीनरी कम है या फिर आपके ट्री प्लांटेशन कम है, तो आपको ट्री प्लांटेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज लेनी चाहिए। अगर उन्होंने कंप्लेन किया है आपके यहाँ पे एयर एमिशन ज्यादा होता है या फिर नॉइज ज्यादा होता है, तो आपको उस ओरिएंटेड CSR के प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज डिसाइड करनी चाहिए। अगर सोसाइटी से आपके कंपनीज के रिलेटेड कुछ कंप्लेन्स आती है कि यहाँ पे कार्बन एमिशन ज्यादा है या फिर हीट ज्यादा है, तो जो भी कंप्लेन्स आती है उस ओरिएंटेड आपको सोचना है। तो जो भी करेक्टिव एक्शंस या सॉल्यूशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, उस ओरिएंटेड आपको CSR एक्टिविटीज फाइनलाइज करनी चाहिए। तो ये अलग अलग प्रोविजंस यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्टिंग के अंदर आते हैं। तो इसमें जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होता है उसके मेन एडवांटेजेस क्या है। अगर आपने सस्टेनेबिलिटी पढ़ा है एग्जैक्टली क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, उसमें रिपोर्टिंग में आपको मेन डेटा क्या कलेक्ट करना है, अभी ये कलेक्ट करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो इसमें मेन एडवांटेज है कि ये ट्रस्ट मेंटेन करता है। तो जो भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपके रहेंगे या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स रहेंगे, तो ये स्टेक होल्डर्स का आप पे ट्रस्ट होगा कि ये कंपनी या ये फैक्ट्री जो है ये इकोनॉमी ओरिएंटेड भी काम करती है, ये सोसाइटी का भी ध्यान रखती है, ये एनवायरमेंटल पैरामीटर्स का भी ध्यान रखती है, और उसके बाद में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है और फिर वो सेल करती है मार्केट में। तो शायद अगर ये सभी कंपोनेंट्स का ध्यान रखते हुए अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपका बिजनेस भी डेवलप हो सकता है, बिजनेस आपका एक अच्छा मेंटेन हो सकता है। तो ये मेन बेनिफिट है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ओरिएंटेड बात करेंगे, तो बहुत सारे कस्टमर्स आपके या सोशल कंपोनेंट्स यहाँ पे बात कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी करेंगे कि यहाँ पे ये कंपनी ने इतना ट्री प्लांटेशन किया, या कंपनी ने ये इतना जो प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट यहाँ पे तैयार किया है,
या फिर ये कंपनी का पहले एयर एमिशन या कार्बन एमिशन इतना था, अभी उन्होंने ये रिड्यूस किया है, या फिर ये कंपनीज ने कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं, या फिर और बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है, उसके बारे में शायद सोसाइटी या कुछ कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, और जिसकी वजह से आपकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग और एक अच्छी इमेज यहाँ पे बन सकती है। तो ये कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तो यहाँ पे सेकंड बेनिफिट है हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस एंड द होल सिस्टम। तो आपके हर एक प्रोसेस में आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कम से कम एनर्जी कंज्यूम कैसे हो सकती है, या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होते हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकेंगे, या फिर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, या फिर हम 7R प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, इसके बारे में भी अलग अलग सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल सकते हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपको शायद इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिल सकता है, या फिर सोसाइटी बेनिफिट मिल सकता है, या फिर एनवायरमेंट ओरिएंटेड जो इम्पैक्ट्स है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो सकते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स आपको यहाँ पे जो ओवरऑल सिस्टम और प्रोसेस, एनवायरमेंटल, सोसाइटी लेवल और इकोनॉमिकल ओरिएंटेड, अगर हम एट ए टाइम तीनों भी कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे तो शायद कुछ सॉल्यूशंस भी आपको मिल सकते हैं। उसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको तीनों बातों में ध्यान रखना है। जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस जो होती है, तो शायद एनवायरमेंट ओरिएंटेड आपको लीगल कंप्लायंस का भी ध्यान रखना है, जैसे कि एयर एक्ट है, या वाटर एक्ट है, या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल है। ये ऐसे बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स के बारे में भी आपको ध्यान रखना है जो एनवायरमेंट फैक्टर के अंदर आता है। आपको मेजर इंडस्ट्री का जो मेन टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट, तो आप इकोनॉमिकल ओरिएंटेड भी ध्यान रखते हैं, और साइमल्टेनियसली एम्प्लॉइज और जो भी सोशल कंपोनेंट है यानी कि सोसाइटी है या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है उसका भी आप ध्यान रखते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स का ध्यान रखते हुए आप जो भी डिसीजन फाइनलाइज करते हैं तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वो डिसीजन मेकिंग जो आपकी स्किल है वो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये कंपनीज में अलग अलग ऐसे बहुत सारे डिसीजन अभी आप देखेंगे, तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसे कुछ डिसीजंस आ चुके हैं जो ये सभी बैलेंस भी रखते हैं, उनको प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, एनवायरमेंट का भी वो ध्यान रखते हैं, और सोसाइटी के भी कंप्लेंट्स यहाँ पे कम हो चुके हैं। उसके अलावा बेनिफिट है जो कंप्लायंस है उसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है। तो जो भी आप ओवरऑल डेटा अगर एनालाइज करेंगे तो कंपनीज में जो भी नेसेसरी डेटा है तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव डेटा आप उसको कन्वर्ट करना, ये आपका टारगेट सस्टेनेबिलिटी में होगा। तो जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी वो तो आपको फुलफिल करना ही है, लेकिन जो शायद पहले आप प्रोसेस से फुलफिल करते होंगे उसके अलावा अभी आप एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल और सोशल बैलेंस रखते हुए आप अभी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड का ध्यान रख रहे हैं। इसी वजह से ओवरऑल कंप्लायंस की जो कॉस्टिंग है वो भी शायद यहाँ पे कम हो सकती है। उसके अलावा है नेक्स्ट बेनिफिट, यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटजीज है इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और जो बैलेंसिंग है उसके ओरिएंटेड आपके यहाँ पे जो स्किल्स है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसे हमने अभी बात कही थी कि कंपोनेंट्स का भी आपको ध्यान रखना है, स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान रखना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, जो भी कंप्लेंट्स है या फिर जो भी उनके सजेशंस है वो भी कस्टमर्स का ध्यान रखना है, और ये सभी जो बातें हैं ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में काम आएगी, जिसको हमने अभी जैसे अगर कुछ एग्जांपल जैसे हम हेल्थ पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं, या फिर एनवायरमेंटल पॉलिसी डिसाइड करते हैं, या फिर कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी हम डिसाइड करते हैं, कुछ बिजनेस प्लान्स भी रखते हैं, या जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज होती है, तो ये सभी स्ट्रेटेजीज में भी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि हम अभी 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए भी सोचेंगे, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आ सकते हैं उसका प्रेडिक्शन भी ले सकते हैं, और जो भी आपके पास एनवायरमेंटल डेटा है उसके बेसिस पे भी हम एक्शन ले सकते हैं। तो आपका स्ट्रेटजीज के बारे में भी यहाँ पे स्किल इंप्रूवमेंट हो सकता है। अभी इसमें जो मेन डिसएडवांटेज है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में, तो ये है डिजाइन ओरिएंटेड। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है डिसएडवांटेजेस में तो वो है डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे जो अभी हमने बात की है ये तीनों कंपोनेंट्स की, उसकी बैलेंसिंग की, तो यहाँ पर उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस
या स्पेसिफिक गाइडलाइन या स्पेसिफिक स्टैंडर्ड या रेगुलेटरी कंप्लायंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये अगर कुछ कॉमन प्रैक्टिस या कॉमन गाइडलाइंस अगर नहीं होती है तो उसकी वजह से जो भी कंपनीज इसको अडॉप्ट करती है या फिर जो भी कंट्री इसको अडॉप्ट कर रही है तो वो लोकल नीड के बेसिस पे अप्लाई कर रही है और वो शायद इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन या सभी टारगेट्स सभी लोगों के लिए शायद ये कॉमन प्रैक्टिस नहीं हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है यहाँ पे, यहाँ एज अ फर्स्ट कंपोनेंट। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि जो हमने बताया था कि यहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं है, यानी कि आपके जो स्टेक होल्डर्स के उसके बेसिस पे भी ये डिपेंडेंट होता है। जैसे हमने बात कही कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपके क्या कंप्लेंट करते हैं या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर आपको सजेशंस क्या देते हैं, एडवाइस क्या देते हैं, उसके बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजीज डिसाइड करनी। तो ये डिपेंडेंसी यहाँ पर है, यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे आ नहीं सकती। उसके अलावा जो मॉनिटरिंग के जो पैरामीटर्स है तो मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स जनरलाइज है, यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है जैसे कि हम कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो वहां उसी हिसाब से ये मॉनिटरिंग के कंसेप्ट्स यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आना मुश्किल है, ये ओवरऑल डिजाइन ओरिएंटेड डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो एनफोर्समेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट है तो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 ये महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है। तो इसी हिसाब से अगर ये आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे एनफोर्समेंट के लिए कोई यहाँ पे बॉडी नहीं है या फिर इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है कि आपको ये कंपलसरी कर सकते हैं। तो आपको जैसे नॉर्मली मालूम है कि जहां अगर ऐसे कुछ बॉडी नहीं होगी, एनफोर्समेंट नहीं होगा, तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी करेंगे ही नहीं और जो भी कंपनीज करती होगी तो शायद उस लेवल तक या सीरियसनेस के हिसाब से वो नहीं करेगी। और अगर आपकी कंपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में नहीं सोचती है तो उसको जो भी पेनाल्टीज एक्शन होती है, जैसे कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में देखते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन में नॉर्मली जो लास्ट बट वन जो चैप्टर होता है या सेक्शन होता है या रूल होता है तो वो पेनाल्टीज के बारे में होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने लेस देन 50 माइक्रोन साइज का प्लास्टिक आपने यूज किया या फिर शॉपकीपर ने यूज किया तो आपको 5000 तक भी पेनाल्टी लग सकती है और ऑलरेडी ये एज ए सैंपल 5000 पेनाल्टीज अप्लाई भी कर चुके हैं महाराष्ट्र में। तो अगर ऐसे कुछ पेनाल्टीज रहेंगी तो शायद जो भी चीजें आपको कंट्रोल करना ही है उसकी सीरियसनेस है गवर्नमेंट को, तो वहां पे पेनाल्टी की प्रोविजन भी रखना जरूरी है। जैसे कि अगर आप हेलमेट नहीं यूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज पेनाल्टी है या फिर सीट बेल्ट नहीं यूज करते आपको 1000 रुपीज पेनाल्टीज है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जो एनवायरमेंट ओरिएंटेड है, सेफ्टी ओरिएंटेड है, हेल्थ ओरिएंटेड है। तो अगर यहाँ पे पेनाल्टीज प्रोविजन नहीं होगी, यहाँ पे एनफोर्समेंट के लिए कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं होगी या इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट लेवल या लोकल अगर कोई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करना या फिर एनफोर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये डिपेंड से आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको कितने सीरियस लेती है और उसी हिसाब से एक्शंस भी क्या लेती है। तो ये मेन सेकंड डिसएडवांटेज है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मेजरमेंट या मॉनिटरिंग के जो हमने पैरामीटर्स के बारे में बात की थी तो ये चैलेंजिंग है कि कुछ मेजर्स आपको लेना है या फिर आपको मेजरमेंट के एग्जैक्टली पैरामीटर्स या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स मालूम नहीं है या फिर उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मालूम नहीं है या फिर उसके जो क्वांटिफिकेशन जिसको हम बात करेंगे तो वो क्वांटिफाई भी नहीं होते। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे कंपनीज को ये क्लियर भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस स्टैंडर्ड या मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स को फॉलो करना है, किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है और ये अगर हम करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। तो शायद इसको मोटिवेशंस भी आपको क्लियर नहीं होगा, तो ये इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। जैसे कि कुछ कंपनीज, जैसे हमने बात की थी कि यूएस में अगर ये कंपनीज में फॉलो होता है तो शायद यूएस कंपनीज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है या यूएस में जो भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है या फिर सोशल इश्यूज है या फिर जो भी कस्टमर से कंप्लेंट्स है उसके बारे में वो एनालिसिस करेंगे और उसी हिसाब से वो वर्कआउट करेंगे। लेकिन जो यूएस कंपनीज वो वर्कआउट करेंगी शायद वो बाकी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो कंट्री, वो स्टेट और वहां पे जो भी लोकल इशू होगा वो उस इसके लिए वो सुटेबल होगा, शायद बाकी के कंट्रीज या लोकल लेवल पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कॉमन गाइडलाइंस नहीं है, इसी वजह से भी यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने अभी स्टडी किए हैं, तो उसके ओरिएंटेड अगर जब हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट गाइडलाइंस कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो जो कंपनीज को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में वर्क कर रहा है तो उनको GRI G4 गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए, जो है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव गाइडलाइंस। तो ये GRI जो है ये मेन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टेड जो गाइडलाइंस या रिपोर्टिंग बारे में फ्रेमवर्क बनाता है, ये बॉडी है। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स हमने बताए थे, तो ये कंपोनेंट्स का ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ फ्रेमवर्क बनाया है, और ये फ्रेमवर्क में आपकी जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री होगी उसका आपको स्कोप चेक करना है, और उस ओरिएंटेड यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल रिपोर्ट आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये वॉलंटरी एक्शन है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये लीगल कंप्लायंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी हिसाब से आपको अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी का भी यहाँ पे प्रोविजन है कि आपके जो फ्रेमवर्क है, जो भी इंडिकेटर्स है, तो ये अलग अलग पैरामीटर्स आप ध्यान रख सकते हैं, और उस हिसाब से आपके गाइडलाइंस भी आप बना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और आप खुद सेल्फ स्टडी भी यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो तीन कंपोनेंट्स है, ये तीन कंपोनेंट्स ओरिएंटेड हमने अभी तक क्या प्रोसेसेस किए हैं, कन्वेंशनल या ओल्ड प्रोसेस क्या थी, हमने उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या किया है, या फिर एनवायरमेंट ओरिएंटेड चेंजेस क्या किया है, या फिर इकोनॉमिकल ओरिएंटेड चेंजेस क्या किया है, या फिर जो भी सोसाइटी की कंप्लेंट्स आ चुकी है उसको हमने सॉर्ट आउट कैसे किया है, इसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं, और उसी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग जो है वो बना सकते हैं। तो जो सब कैटेगरीज भी यहाँ पे होती है कुछ, तो लेबर प्रैक्टिसेस या जो भी डिसेंट वर्क करता है, ह्यूमन राइट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, या प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स फ्रेमवर्क में बनाए गए। इसका मेन जो पर्पस है कि ये सभी इंफॉर्मेशन या जो रिपोर्टिंग आप करने वाले ये सभी डेटा है, ये सभी स्टेक होल्डर्स को आपको पब्लिश करना है। तो स्टेक होल्डर्स को जैसे ये पता चलेगा कि आपके कंपनीज में ये तीन कंपोनेंट्स ओरिएंटेड ध्यान रखा जाता है, तो शायद उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और इसी वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है, आपकी कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो भी अच्छा हो सकता है। और अगर कुछ कंपनीज या स्टेक होल्डर्स ऐसे होते होंगे कि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज के बारे में सोचते होंगे, या फिर एनवायरमेंट ओरिएंटेड ज्यादा सोचते होंगे, तो वो भी स्टेक होल्डर्स या कस्टमर से वो शायद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये सभी गाइडलाइंस या कंपोनेंट्स या उसकी डिटेलिंग है, तो इसके लिए आपको GRI G4 गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो 1999 में फाइनलाइज किया था, जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग गाइडलाइंस के ओरिएंटेड। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क था जहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में ये सोचा था, और फिर उसके बाद में 60 कंट्रीज में GRI जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया था, और उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग तैयार की थी, या रिपोर्ट्स अलग अलग तैयार किए थे। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो GRI में यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स का आपको यहाँ पे फ्रेमवर्क में ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टेक होल्डर्स को बताना है कि मेरे कंपनी में यहाँ पे ये कंपोनेंट्स ओरिएंटेड क्या काम चलता है, तो ये बताना है, ये पब्लिश करना है डेटा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये शायद आप वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं, या फिर अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स आपके होंगे उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल थ्रू, या फिर कुछ पब्लिश डेटा या हार्ड कॉपी से उनको दे सकते हैं पढ़ने के लिए। तो हमने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। फिर इसमें अगर आपको इंक्लूड करना है तो ये अलग अलग इन्फॉर्म्स आपको इंक्लूड करना है, जैसे कि ये इन्फॉर्म्स में आप अगर देखेंगे तो डिसीजंस अबाउट व्हाट इंफॉर्मेशन टू रिपोर्ट, तो आपको डिसीजन लेना है कि इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली क्या क्या देना है, डेटा क्या देना है, और इसका रिपोर्ट क्या बना है। तो इसमें कंप्लीटनेस होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, जो भी तीन कंपोनेंट्स है उसका, और सस्टेनेबिलिटी की कंटेक्स्ट जो है
वो भी आपको फाइनलाइज करना चाहिए। अगर दूसरे सेकंड इन्फॉर्म्स अगर देखेंगे तो इसमें क्वालिटी, रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्वालिटी ओरिएंटेड डिसीजन है, तो यहाँ पर उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो प्रीवियस जो क्वालिटी थी उससे अभी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, ये भी यहाँ पे प्रूव होना चाहिए। हमने जो भी पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए हैं, मेजरमेंट पैरामीटर्स, वो भी एक्यूरेट है, या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वो भी एक्यूरेट है, और उसको भी रेगुलरली हम चेक करते हैं या फिर कैलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना चाहिए। और तीसरे रिफॉर्म्स में आपको एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताना चाहिए, जैसे कि हमने जो बताया था कि इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या एक्सेसिबल है, तो उसमें भी क्लैरिटी होना चाहिए कि हमने ये पर्टिकुलर प्रोसेस या उसका जो पर्टिकुलर केमिकल है या उसका पर्टिकुलर पैरामीटर है, ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते या पब्लिश नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी उसके इम्पैक्ट्स है या सोशल इम्पैक्ट्स है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो ये क्लैरिटी एकदम आपको स्टेक होल्डर्स को क्लियर बताना चाहिए। और उसके साथ जो टाइमलाइननेस है कि अगर आपने कुछ कंप्लेंट्स किए हैं, स्टेक होल्डर ने कुछ सजेशन दिए, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में ये इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको जो फाइनल एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी लेवल या इकोनॉमिकल लेवल या एनवायरमेंट ओरिएंटेड, वो आपको मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में आपके GRI के अंदर है। तो इसके अलग अलग जो फॉर्मेट्स है, कंपोनेंट्स है, फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस है, ये सभी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये सभी कंपोनेंट्स यहाँ पे आप ऑडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, एनवायरमेंट ऑडिट होता है, या ISO के ऑडिट्स होते हैं, सेफ्टी ऑडिट होता है, तो ये GRI के जो कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स का भी यहाँ पे ऑडिट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पैरामीटर दिया है कि ऑडिटेबिलिटी। तो आप यहाँ पे ऑडिट कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली करेक्टिव एक्शंस आप सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कुछ कंप्लायंस है वो भी आप बता सकते हैं, और उसको भी आपको कुछ टाइमलाइन देना है कि ये टारगेट आपको कंप्लीट करना है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था GRI का। अभी कुछ प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो है, तो हर एक प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अलग अलग रिपोर्टिंग के फॉर्मेट हो सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में अलग अलग सोच हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल इंजीनियर्स। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज या केमिकल इंजीनियरिंग ओरिएंटेड जो बॉडी है या इंस्टीट्यूशन है, तो ये इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाया है, यानी कि कुछ मेजरिंग पैरामीटर्स बनाए हैं, जिसके बेसिस पे आप सस्टेनेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पैरामीटर है एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स। तो एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ जो कंपोनेंट्स है उसको स्पेसिफाई किया, जैसे कि यहाँ पे एनवायरमेंट में आपको देखना है मटेरियल इंटेंसिटी, एनर्जी, वाटर, लैंड, एमिशंस टू द एटमॉस्फेयर या एक्वेटिक या लैंड। यानी कि एटमॉस्फेयर में यानी कि आपको एयर पोल्यूशन के बारे में सोचना है, एयर एमिशन के बारे में सोचना है, एक्वेटिक यानी कि वाटर के बारे में सोचना है, तो वाटर पोल्यूशन के पैरामीटर्स आपको देखना है, या फिर सॉइल पोल्यूशन के बारे में भी आपको सोचना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो इन्होंने डिफाइन किए हैं, ये स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल इंजीनियर्स है। इसमें अगर आपको कुछ अलग पैरामीटर्स और स्टडी करने हैं तो वो पैरामीटर्स है सेकंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या है, जैसे कि प्रॉफिट, ये सभी इंडस्ट्रीज का मेन टारगेट होता है, या वैल्यूज, या फिर जो टैक्सेस है उसके बारे में, फिर जो है इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली आपको इन्वेस्ट कितना करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। फिर है थर्ड सोशल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे वर्क प्लेस मॉनिटरिंग, जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है, या फिर हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज कुछ है, या फिर सेफ्टी ओरिएंटेड कुछ इश्यूज है, उसके बारे में आपको सोचना है। फिर जो है सोसाइटी, और सोसाइटी के ओरिएंटेड आपको जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड करना है वो भी आप सोशल इंडिकेटर्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक इंडिकेटर छोड़ के अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ फैक्टर, जिसको हम वेइंग फैक्टर्स कहेंगे, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल था
जो इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिकल इंजीनियर्स ने पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्रीज जो है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज जो है, उनके लिए ये पैरामीटर स्टडी बनाया। ये दूसरा एग्जांपल है BASF कंपनी का, जो उन्होंने इको इफिशियंसी मैट्रिक्स बनाया है। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग टूल्स और पॉइंट्स के बारे में सोचा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको देखना है तो ये टोटल कॉस्ट फ्रॉम कस्टमर व्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स हैं उसका अगर आपको सोल्यूशन निकालना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना होगा या फिर टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी। उसके अलावा उन्होंने मेन पैरामीटर यहाँ पे फोकस किया है LCA, यानी कि लाइफ साइकिल एनालिसिस, यानी जो भी प्रोडक्ट होता है आपके पास, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, बाय प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, वेस्ट क्या आते हैं, और हर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल स्टडी करना है, उसको हम लाइफ साइकिल एनालिसिस कहते हैं। उसके अलावा है इम्पैक्ट्स, जो हेल्थ पे भी हो सकते हैं। तो जो पीपल्स पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ पे, जैसे कि अगर एयर एमिशन जहां ज्यादा होता है तो लंग्स ओरिएंटेड डिसीजेस के चांसेस है, या फिर वाटर पोल्यूशन यहाँ पे मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को अगर क्रॉस करता है तो उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ डिसीजेस फॉर्म हो सकते हैं, या फिर नॉइज की वजह से यहाँ पे आपको डिस्टरबेंस या अनॉयंस आप फील कर सकते हैं, और जिसकी वजह से और इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। उसके अलावा जो है डेंजर्स फॉर द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स की वजह से या प्रोसेस की वजह से कुछ इम्पैक्ट होता होगा तो उसके डेंजर क्या है। तो जैसे कि हेवी मेटल्स है, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो आपका एफ्लुएंट है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स को अगर क्रॉस करती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो आपको स्टडी करना है। उसके अलावा है रिस्क पोटेंशियल, तो रिस्क एग्जैक्टली कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, जैसे हमने कैटेगराइज किया था हाई रिस्क, मीडियम रिस्क या लो रिस्क कैटेगरीज के, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी चेक करना है। फिर चेक करना है जो LCA का आपको वेटेज चेक करना है, और उसके ओरिएंटेड आपको कुछ स्ट्रेटजीज भी बनानी चाहिए, जो लाइफ टाइम में या फिर जो ओवरऑल प्रोडक्ट या मटेरियल का जो लाइफ साइकिल है उसका पीरियड बढ़ाना चाहिए, और जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगर होते हैं तो उसको मिनिमाइज करना चाहिए। उसके अलावा जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो बैलेंस है वो बैलेंसिंग आपको यहाँ पे रखने के लिए क्या क्या बातें आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके अलावा है जो वीकनेसेस, तो आपको ओवरऑल एनवायरमेंट ओरिएंटेड, इकोनॉमिकल ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड जो भी वीकनेसेस है वो आपको फाइंड आउट करना चाहिए और उसका भी एनालिसिस यहाँ पे करना चाहिए। फिर ओवरऑल जो असेसमेंट होता है, जो सिनेरियो होता है, तो उसके लिए भी असेसमेंट आपको करना चाहिए, और जो बिजनेस ऑप्शंस है ये बिजनेस ऑप्शंस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। यानी कि कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी ऐसे होते हैं, या फिर जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, या ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे एज अ बिजनेस भी ये कन्वर्ट हो सकता है। कुछ इश्यूज ऐसे यहाँ पे है जो एनवायरमेंट ओरिएंटेड है, जो शायद वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वेस्ट टू वेल्थ जिसको हम कहते हैं वो भी कन्वर्जन हो सकता है। तो ये बिजनेस ऑप्शन या बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस सोचने चाहिए, और उस ओरिएंटेड आपको ये वर्कआउट करना चाहिए। तो ये BASF का एक मैट्रिक्स था, उसी हिसाब से ये CWRT का है, यानी कि सेंटर ऑफ वेस्ट रिडक्शन टेक्नोलॉजीज। तो क्लियरली ये नाम से ही पता चलता है कि इनका मेन टारगेट होता है कि वेस्ट को रिड्यूस करेंगे। तो उस हिसाब से कुछ टेक्नोलॉजिकल बातें आपको यहाँ पे सोचनी है। तो CWRT मैट्रिक्स के अंदर उन्होंने मेन फोकस किया है कॉस्टिंग में, तो इकोनॉमिकल जो कंपोनेंट है उसको मेन फोकस किया है। तो उसमें अगर देखेंगे हम तो इसमें जो कैपिटल कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट में अंदर, या फिक्स कॉस्ट होती है, या फिर फीड स्टॉक्स होते हैं उसकी कॉस्टिंग, या वेस्ट डिस्पोजल की कॉस्टिंग, या फिर जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस की कॉस्टिंग है उसके बारे में भी कॉस्टिंग। तो ये अलग अलग कॉस्टिंग के बारे में यहाँ पे फोकस किया है, और उसके ओरिएंटेड आपको ये वर्कआउट करना है। उसी के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो नॉन एलोकेटेड एंड ओवरहेड कॉस्ट है।
या फिर थर्ड पॉइंट है जो फ्यूचर लायबिलिटीज है, जिसमें फाइन्स, पेनाल्टीज, लीगल फीस होगी, या फिर बिजनेस इंटरप्शंस होंगे, या फिर जो कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्लीन अप है उसके बारे में। तो ये ओवरऑल अगर आप कंपोनेंट्स देखेंगे तो CWRT के अंदर वेस्ट को रिड्यूस करना है, उसके बारे में सोचना है, और फिर उसके ओरिएंटेड जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग के बारे में आपको सोचना है। तो जैसे कि ये अलग अलग एग्जाम्पल आपने अगर स्टडी किए होंगे तो इसमें आपको ये पता चलता है कि हर एक कंपनी का सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे CWRT में कॉस्टिंग ओरिएंटेड ही इंटेंजिबल इंटरनल कॉस्ट है, रेपुटेशन से, कस्टमर एक्सेप्टेंस एंड लॉयल्टी कॉस्ट है, या फिर एम्प्लॉय मोरल एंड सेफ्टी ओरिएंटेड कॉस्टिंग है, या फिर कॉस्ट बॉर्न बाय सोसाइटी है, या एनवायरमेंटल कॉस्ट है विद इन द कंप्लायंसेस। ये सभी बातें अलग अलग पॉइंट्स है। तो ये जो पैरामीटर्स है, हर एक इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड अलग अलग फॉर्मेट्स बना सकती है और उनके टारगेट्स भी अलग अलग बना सकती है। अभी हमने जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो बात कही थी, तो उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, एक सोसाइटी, एक इकोनॉमिक, और थर्ड है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट ओरिएंटेड जब हम बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकल ओरिएंटेड तो सभी इंडस्ट्रीज बात करेगी कि मिनिमाइज कॉस्टिंग में, मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट में आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये सभी सोचते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में जो कम सोचते हैं, उनके लिए इकोसिस्टम्स जानना जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे ये कनेक्टेड पॉइंट है, इकोसिस्टम कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। तो इकोसिस्टम एग्जैक्टली क्या है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर और फंक्शन जानेंगे तो ये इकोलॉजी ओरिएंटेड काम करता है। जैसे कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स है, और उनका बैलेंसिंग जो है वो पॉइंट है इकोसिस्टम्स। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे यहाँ पे ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे ये सोलर एनर्जी यानी कि सन एक कंपोनेंट है, ये प्लांट्स है, तो सोलर एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होगी, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होगी। और ये अगर प्लांट की ग्रोथ होती है तो उसके बाद में तो यहाँ पे ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे सोलर प्लांट्स, उसका ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स जो होते हैं, वो ये प्लांट्स की जो भी ग्रोथ होगी उसके जो पार्ट्स होंगे इसको कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद में ये जो प्रोसेस होगी डाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, या अलग अलग प्रोसेस है जिसमें शायद ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम होता है, CO2 भी यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है। जैसे कि अगर आप प्लांट्स के बारे में सोचेंगे तो प्लांट्स ये CO2 कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन इन्हें एक्सहेल करेंगे, और उसके एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे एनिमल्स या अगर पीपल होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे और CO2 एक्सहेल करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो सकता है, वाटर क्लीनिंग हो सकता है। तो ये अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज है। उसके यहाँ पे जो अलग अलग सॉइल कंपोनेंट या डेट्रीवोरस है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन जिसको हम एक्टिविटी कहते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अगर यहाँ पे ऐसे कुछ कंपोनेंट्स या पॉइंट्स है जहां पे कॉम्पोजिशन होना है, और फिर ये कॉम्पोजिशन जो डीकम्पोजिशन है, ये डीकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पे CO2 भी रिलीज हो सकता है। तो जैसे नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं या ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे डेड एनिमल्स होते हैं, या फिर डेड प्लांट्स होते हैं, या फिर जो डेड लीव्स होते हैं, तो उसका बाद में ऑटोमेटिक जो नेचुरल डीकम्पोजिशन होता है, और वहां पे CO2 और मीथेन और बाकी के अलग अलग गैसेस भी वहां पे प्रोड्यूस होते हैं। अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन प्लांट्स को वापस से करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर डीकम्पोजिशन में CO2 रिलीज होता है तो ये CO2 प्लांट्स अभी यूटिलाइज करेंगे, और ये CO2 का यूटिलाइज करके सोलर एनर्जी की यूटिलाइजेशन करके प्लांट्स का ग्रोथ होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, और बाद में वापस ये जैसे प्लांट का ग्रोथ होगा तो ये डाइजेस्ट करेंगे हर्बीवोर्स या कार्निवोरस। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती होगी, और ये अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। और उसके बाद में जो डीकम्पोजिशन होता है, उसके बाद में जब भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो ये सॉइल में ऐड हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट ऐसे तरीके से होता है कि यहाँ पे ये एज अ न्यूट्रिएंट ऐड हो जाए। जैसे कि अगर कुछ आप डीकम्पोजिशन की प्रोसेस देखेंगे तो नेचुरल फर्टिलाइजर यहाँ पे बनता है, जिसमें NPK यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम के
कंटेंट्स यहाँ पे प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर डीकेइंग ऑफ आप वेजिटेबल्स या डीकेइंग ऑफ जो प्लांट ट्रीज है या डीकेइंग ऑफ एनिमल्स है, तो अलग अलग ऐसी वेस्ट है यहाँ पे, शायद आपको वेस्ट लगती होगी, लेकिन ये नेचुरली डिकम्पोजिशन होके ये न्यूट्रिएंट्स में या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट होते हैं, और ये सॉइल जो है जिसमें फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वापस प्लांट्स को यूटिलाइज करनी चाहिए। तो ये प्लांट्स वापस से ये फर्टिलाइजर यूज होते हैं, फिर ये CO2 भी यूज होता है, ये सोलर एनर्जी यूटिलाइज होती है, और फिर बाद में प्लांट का जो ग्रोथ होता है तो ये कंज्यूम करने वाले ये कंपोनेंट्स अलग होते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती होंगी, जिसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। अगर ये इकोसिस्टम्स के डिटेल में हम जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर एक भी कंपोनेंट का बैलेंस यहाँ पे बिगड़ जाता है तो ओवरऑल इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो सकती है। तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, और इसीलिए हम जब बात करते हैं कि एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज को या सोसाइटी को भी उस बारे में सोचना चाहिए। ये इसीलिए होता है कि इकोसिस्टम्स आपकी जो है या इकोसिस्टम की जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस कम से कम होना चाहिए और उसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसी बारे में आपको सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड ये इकोसिस्टम पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि अगर ये हम कंपोनेंट्स पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें अगर देखेंगे तो अबायोटिक कंपोनेंट्स, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइमेटिक और एडाफिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, या फिर अगर इसमें क्लाइमेटिक्स में जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होते जाएगा, या फिर जैसे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, या फिर विंटर सीजन होता है। लेकिन जैसे ही इकोसिस्टम्स में अगर चेंज होते हैं, क्लाइमेट्स में कुछ चेंज होते हैं, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट में, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती है। जैसे कि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली दिसंबर में विंटर सीजन होता है, फिर भी यहाँ पे रेन हो रहा है। तो ये डिपेंड्स है कि यहाँ पे लोकल पैरामीटर्स क्या है, या फिर ओवरऑल पैरामीटर्स में चेंजेस क्या हो चुके हैं, और किस वजह से यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज होता है। तो ये क्लाइमेट्स में आपको रेन, लाइट, विंड या टेम्परेचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो एडाफिक कंडीशंस है उसमें सॉइल कंपोनेंट या पीएच पैरामीटर, मिनरल्स या टोपोग्राफी के बारे में आपको सोचना है। ये क्यों सोचना है? क्योंकि इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए सभी पैरामीटर या सब पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि इसमें बायोलॉजी नहीं आएगी, या फिर ये अजीवित कंपोनेंट्स है, लेकिन उनको भी स्टडी करना जरूरी है। जैसे कि अगर सॉइल में कंटेमिनेशन है ज्यादा, या फिर सॉइल का पोल्यूशन ज्यादा हो चुका है, या फिर यहाँ पे पीएच चेंज हो चुका है, कुछ एसिडिक या बेसिक हो चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लांट का ग्रोथ जो है उस पर भी इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से हर्बिवोर्स या कार्निवोर्स पे भी इम्पैक्ट होगा। तो ये ऐसे अलग अलग इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स यहाँ पे होते हैं। इकोसिस्टम का सेकंड जो मेन कंपोनेंट है वो है बायो कंपोनेंट, जिसमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी कि जो प्लांट्स है या अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करने वाले सब प्रोड्यूसर्स हैं, और वो प्रोड्यूस जब करेंगे प्रोडक्ट उनको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स हैं, और फिर उसके बाद में जब डेथ होती है उसके बाद में जो डिकम्पोजर्स हैं वो बैक्टीरिया या फिर जो अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसमें ये सभी चीजें यूज करके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजिशन एक्टिविटी करेंगे और फिर से ये न्यूट्रिएंट्स तैयार करेंगे। तो ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स का रिलेशनशिप है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ऑटोट्रोफ्स या हेटेरोट्रोफ्स या सेप्टोट्रोफ्स ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स आप बता सकते हैं। और उसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इसमें भी वापस से प्राइमरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या क्वार्टरनी कंज्यूमर्स है, जिसको हम कहेंगे हर्बिवोर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स या लार्ज कार्निवोर्स या ओमनिवोर्स। तो ये अलग अलग कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें अगर हमने पढ़ा है जो सिंपल सिस्टम्स, जैसे कि सन या सोलर एनर्जी प्लांट यूटिलाइज करेंगे, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करेंगे, जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है CO2 उसको यूटिलाइज करेंगे, प्लांट ग्रो होगा। प्लांट के जो लीव्स है या कुछ पार्ट्स है उसको खाने वाले कुछ कंज्यूमर्स हैं, तो वो जो हर्बिवोर्स हैं
वो हर्बियोर्स वेजिटेरियन जो एनिमल्स होंगे वो उसको खाएंगे, और जो हर्बियोर्स या वेजिटेरियन एनिमल्स है उसको खाने वाले और दूसरे एनिमल्स है तो ये कार्निवोर्स यूज करेंगे। और उसके बाद में अगर जब डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है या किस वजह से डेथ होती है, उसके बाद में उसको डिकम्पोज भी होना है, तो उसके लिए डिकम्पोजर्स भी अलग है। तो ये ओवरऑल एक्टिविटी इकोसिस्टम्स में कंटिन्यूअसली चलती होगी, और इसी को बैलेंस रखने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका एक भी कंपोनेंट या जो नॉन नेचुरल कंपोनेंट्स इसमें ऐड होता है या फिर उसका वेटेज ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल इकोसिस्टम आपकी बिगड़ सकती है। तो इसमें मेन दो टाइप है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स और सेकंड है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में अगर आप देखेंगे तो एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होती है। तो ये ओवरऑल लैंड पे जो फॉरेस्ट होता है या फिर ग्रासलैंड होती है या फिर टुंड्रा एक पर्टिकुलर रीजन या फिर डेजर्ट, ये ओरिएंटेड सभी सिस्टम है। तो ये इकोसिस्टम्स में मेनली आपको फोकस करना है लैंड। तो लैंड पे फॉरेस्ट हो सकता है या फिर ग्रासलैंड हो सकती है, टुंड्रा टाइप ऑफ रीजन हो सकते हैं या फिर डेजर्ट भी हो सकता है। तो ये सिस्टम्स जो होती है यहाँ पे, इसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कहते हैं। और जो एक्वेटिक, एक्वा यानी कि वाटर, तो वाटर ओरिएंटेड जो भी सिस्टम्स होंगी यानी कि वाटर बेस यहाँ पे प्लांट्स या वाटर बेस एनिमल्स होंगे, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम होगी। तो इसमें नॉर्मली फ्रेश वाटर बेसिस पे इकोसिस्टम हो सकती है या फिर मराइन बेसिस पे इकोसिस्टम हो सकती है, यानी कि सॉल्टी वाटर जो होता है या ओशन का जो वाटर होता है उसमें भी इकोसिस्टम अलग तरीके से होती है। तो रिवर्स या लेक्स या जो हम वाटर बॉडीज कहते हैं, जहां से आप पोर्टेबल या ड्रिंकिंग वाटर आप यूज कर सकते हैं, तो ये फ्रेश वाटर के बेसिस पे इकोसिस्टम अलग होगी। और जो ओशन या मराइन सिस्टम है उसके लिए इकोसिस्टम यहाँ पे अलग होगी। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम्स आप स्टडी कर सकते हैं और उसके अलग अलग इम्पैक्ट्स जो होते हैं तो वो भी आपको स्टडी करना चाहिए। तो इसका मेन फंक्शनिंग जो है, ये अभी हमने जो बात की थी वही फंक्शनिंग है यहाँ पे। तो इकोलॉजिकल प्रोसेस जो रेगुलेट होगी, उसके अलग अलग सपोर्टिव सिस्टम्स होंगे और उसको स्टेबल रखने के लिए अलग अलग जो कंपोनेंट्स है वो वहां पे वर्क करेंगे। तो ये ओवरऑल जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है, यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स की भी जरूरत है, बायोटिक कंपोनेंट्स की भी जरूरत है। जैसे कि हमने बताया था कि पीएच भी बैलेंस होना चाहिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, या वाटर भी प्लेंटी अमाउंट में होना चाहिए, या फिर यहाँ पे CO2 की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है। सभी चीजों की एक पर्टिकुलर लेवल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और यही बैलेंसिंग यहाँ पे ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में बात करता है, और जिसकी वजह से आपके यहाँ जो बायोस्फीयर है वो मेंटेन हो सकता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है, उसके कंपोनेंट्स मेंटेन हो सकते हैं, और जिसकी वजह से आप यहाँ पे कंफर्टेबल रह सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल इकोसिस्टम बिगड़ सकती है, और जिसका इम्पैक्ट होके आपका कंफर्टेबल जो एटमॉस्फेयर है, लाइफ है, वो यहाँ पे स्पॉइल हो सकता है। तो इसलिए आपको इंडस्ट्रीज में कुछ नेगेटिव चीजें आपको मॉनिटर करनी चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए। तो जैसे हम इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी लीगल रिक्वायरमेंट है, तो लोकल बॉडीज अलग अलग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये मॉनिटरिंग करता है, जिसका मेन कंपोनेंट है एफ्लुएंट। तो इंडस्ट्रीज के बारे में जब हम बात करेंगे, जिसको हम ट्रेड एफ्लुएंट कहते हैं, तो ये एफ्लुएंट क्या होता है कि जो वाटर आप प्रोसेस में यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोसेस में आप जब यूज करते हैं, उसके बाद में जो वेस्ट वाटर क्रिएट होता है, तो ये वेस्ट वाटर के अलग अलग कंपोनेंट्स या क्राइटेरियाज या पैरामीटर्स होते हैं, और ये पैरामीटर्स को आपको कन्वर्ट करना है, मिनिमम लेवल पे लाना है, जिसको हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। लेकिन ये पैरामीटर्स कौन से हैं, और इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स यहाँ पे है, और मॉनिटरिंग के बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद में आप करेक्टिव एक्शंस या ट्रीटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जो वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर का सैंपलिंग की अलग अलग प्रोसेस होती है, वो सैंपलिंग आपको लेना है, यानी कि आपको अलग अलग पॉइंट से, अलग अलग डेप्थ से आपको ये वेस्ट वाटर के सैंपल कलेक्ट करना है। उसके बाद में आपने जो सैंपल्स कलेक्ट किया है
उसको लैबोरेटरीज को भेजना है, या फिर कुछ ऐसे पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जहां पर ये उसकी डायरेक्ट पैरामीटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स आप चेक कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे जो भी एनालाइजिंग रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे आप करेक्टिव एक्शंस यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में पैरामीटर्स देखेंगे तो इसमें पीएच एक पैरामीटर है जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेक करता है। अगर आप पीएच का रेंज देखेंगे तो नॉर्मल ये 0 to 14 ये पीएच स्केल रहता है, और जिसके बेसिस पे ये आप नंबर डिसाइड कर सकते हैं और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे अगर पीएच 7 से कम है तो ये एसिडिक रेंज में है, अगर ये 7 से ज्यादा है तो ये बेसिक रेंज में है। अगर ये टुवर्ड्स 0 जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के रीजन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये टुवर्ड्स 14 जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के बेसिस पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये पीएच एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली जो मैक्सिमम परमिसिबल पैरामीटर्स की लिमिट है तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स में ये 6.8 to 7.2 तक यहाँ पे कहा है कि आपको ये मेंटेन करना है। तो अगर ये मेंटेन नहीं होता है तो उसके बेसिस पे आपको करेक्टिव एक्शंस लेना जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, या फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसको नॉर्मली हम डीओ कहते हैं, और ये डीओ के बेसिस पे ही बीओडी और सीओडी की वैल्यूज भी डिसाइड होती है, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पे मेजर पैरामीटर है, स्पेशली जब हम इकोसिस्टम्स की बात करेंगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तो आपको एक्वेटिक एनिमल के बारे में जब आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ पे आपको कम से कम 4 ppm डिसॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन करना है। अगर ये 4 ppm तक मेंटेन नहीं होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स पे इसका इफेक्ट होगा, और अगर सीवियर केस होगी तो वहां पे उनकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा जो हेवी मेटल्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि आर्सेनिक है, या फिर बोरॉन है, मर्क्यूरी है, या फिर सेलेनियम, सोडियम, टीन, ऐसे अलग अलग जो केमिकल कंपोनेंट्स है वो भी आपको ट्रीट करना है, आइसोलेट करना है, सेग्रीगेट करना है, क्योंकि उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। उसी हिसाब से एल्यूमिनियम, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैंगनीज, निकेल, वैनेडियम, जिंक, ये बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जो टॉक्सिक मेटल कैटेगरीज में आते हैं और जिनका इम्पैक्ट भी ज्यादा होता है। उसके अलावा है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो अल्कलीज मेटल जिसको हम कहेंगे, तो ये अल्कलाइन मेटल्स भी यहाँ पे हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। इसी वजह से आपको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में ये अलग अलग पैरामीटर्स को आपको मॉनिटर करना है। फिर हम देखेंगे अल्कलिनिटी। तो अल्कलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वेस्ट वाटर की, तो वो आपको चेक करना है। उसके अलावा अमोनिकल नाइट्रोजन चेक करना है, बीओडी और सीओडी चेक करना है, सस्पेंडेड सॉलिड्स या डिसॉल्व सॉलिड्स चेक करना है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स या क्लोराइड्स भी चेक करने हैं, और कुछ हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स भी आपको चेक करना है। तो कुछ कंपोनेंट्स या वेस्ट वाटर में ये अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपको इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मॉनिटरिंग यहाँ पे करना है। उसके अलावा है वीओसी यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या फिर ऑर्गेनोटीन कंपाउंड्स है, या फिनोलिक कंपाउंड्स, या पीसीबीज है यानी पॉलीक्लोरिनेटेड बायफिनल्स, या फिर हाइड्रोकार्बन ऑयल से, या पीएच यानी कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये बहुत सारे कंपाउंड्स आपको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में मॉनिटर करना है या फिर उसका एनालिसिस करना है। तो ये अभी हमने बात की थी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसके रिलेटेड एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका रिपोर्टिंग का कंटेंट्स या फिर GRI G4 गाइडलाइंस। फिर जो हम एनवायरनमेंट के बारे में जो कम सोचते हैं उसके रिलेटेड इकोसिस्टम कंसेप्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, इकोसिस्टम बैलेंस में रखने के लिए या ओवरऑल कंपोनेंट्स को बैलेंस में रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और फिर उसके बारे में हमने सोचा था कि इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को कंट्रोल करना ये सबसे अहमियत है और ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में जो भी हमने पैरामीटर्स देखे हैं उसको कंट्रोल करना नेसेसरी। अब ये सभी चीजें जो है उसके अलावा एक यहाँ पे कंपोनेंट है GBC यानी कि ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्यों आया है
कि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे जो एनर्जी सोर्सेस है हम वो यूटिलाइज कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे जो फोसाइल फ्यूल के सोर्सेस है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। जैसे कि हम कोल यूज कर रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, या फिर जो पेट्रोल है, डीजल है, या नेचुरल गैसेस है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैसेस है, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस है, ये सभी चीजें हम यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी जगह ये जो फोसाइल फ्यूल्स है उसको हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज कर रहे हैं, या फिर कोई इंजिन्स में यूज कर रहे हैं, या फिर फर्नेसेस में यूज कर रहे हैं, या फिर पावर जनरेशन के लिए पावर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं। तो ये जो सोर्सेस है ये अगर डिप्लीट होते जा रहे हैं, या फिर इसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अगर हम देखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम सोचेंगे तो ये बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से शायद कुछ सालों के बाद एयर पोल्यूशन का लेवल एक बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या वाटर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा, या फिर जो हेल्थ पे इम्पैक्ट जो होते हैं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और इसीलिए ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है जिसको हम कहेंगे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। तो ग्रीन बिल्डिंग ये वर्डिंग से ही आपको पता चलता है कि ये ऐसे बिल्डिंग होगी जहां पे आपका ये बिल्डिंग का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऐसा होगा कि जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो कम से कम हो या ना हो। तो अगर आइडियल केस हम कंसिडर करेंगे तो आपके यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग में फोसाइल फ्यूल ही यूज नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा पावर यूज नहीं होना चाहिए जो शायद पावर जनरेट करता है फोसाइल फ्यूल के बेसिस पे। आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे, अगर आप नेचुरल रिसोर्सेस की मदद से आपका बिल्डिंग का काम चलता होगा तो वो एक आइडियल ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट हो सकता है। तो आपको क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के भी बारे में सोचना है, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में भी सोचना है, और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोच के जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे उसको हम कहेंगे ग्रीन बिल्डिंग। तो आपके एनवायरनमेंट पे मिनिमम नेगेटिव इम्पैक्ट हो सके, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके नेचुरल जो एक्टिविटीज होती है उसका यूटिलाइजेशन करते हुए बिल्डिंग का काम चले, ऐसी ग्रीन बिल्डिंग आपको बनानी चाहिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो एनर्जी इश्यूज आते हैं आज के डेट में हम जो बात कर रहे हैं, तो एनर्जीज के बारे में आपको देखना चाहिए कि इफिशिएंट रिसोर्सेस आप क्या यूज करेंगे, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आप क्या यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर आपके बिल्डिंग में आप लैंड इनकैंडेसेंट लैंप्स जो है उसकी जगह CFL, या CFL की जगह LEDs, या LEDs की जगह सोलार बेस्ड लैंप्स लगाते हैं, या फिर सोलार बेस्ड पावर जनरेट करते हैं, या फिर विंड बेस्ड पावर जनरेट करते हैं, या फिर जो भी आप हीटर यूज करते हैं तो कन्वेंशनल हीटर की जगह अगर आप सोलार बेस्ड वाटर हीटर यूटिलाइज करते हैं तो ये अलग अलग एनर्जी इफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। या फिर अगर आप वाटर के बारे में देखेंगे तो वाटर कंजर्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है। तो वाटर का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, या फिर जो भी वाटर आप यूज करते हैं तो पोर्टेबल वाटर छोड़ के बाकी पर्पस के लिए ये वाटर रिसाइकल होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको सोचना है। इससे अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो बहुत सारे बिल्डिंग्स में कुछ अलग अलग टेक्निक्स वहां पे यूज होती है, जैसे कि वहां पे सैंड फिल्टर है, या कार्बन फिल्टर है, या मिक्स बेड फिल्टर है, या फिर माइक्रोबियल फ्यूल रिएक्टर्स भी या फिल्टर्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, जिसकी वजह मैक्सिमम वाटर जो आप यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो रिसाइकल हो जाता है, और जो कंजम्पशन है उसका 90% पार्ट आप रीयूज कर सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग भी नेसेसरी है, और जिसकी वजह से आपका जो फ्रेश वाटर का जो इनकमिंग है या फिर जो लोड है वो भी कम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप ये बिल्डिंग में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिजाइन की स्टेज पे ही ये सभी बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सोलार एनर्जी आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे उस हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन करना है, या फिर आप जिस रीजन में आप रहते हैं या फिर जहां पे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है उस रीजन में सोलार
कि मैक्सिमम रेडिएशन कैसे आएंगे, आप मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, या फिर वहां पे विंड की वेलोसिटी कितनी होती है, ट्री प्लांटेशन कैसा होगा, या फिर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कैसी है, या फिर आपके यहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज है वो कैसे है, और नेचुरली आप उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करेंगे। ये सब कंस्ट्रक्शन स्टेज में आपको बिल्डिंग फेज में सोचना है। और उसके बाद में फिर जब ऑपरेट करेंगे आप वो बिल्डिंग को, तो ऑपरेशन के टाइम में जब भी आपको कुछ रिपेयरिंग की जरूरत होगी, मेंटेनेंस की जरूरत होगी, मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, तो वो सीजन के हिसाब से, वो रीजन के हिसाब से, वो एक्टिविटीज के हिसाब से भी ये ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में आप मॉडिफिकेशन प्रॉपर कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कम से कम एनर्जी सोर्सेस आपको यूटिलाइज कर रहे हैं, कम से कम वाटर आपको कंज्यूम करना है, कम से कम वेस्ट आपको जनरेट करनी है, और जो भी मटेरियल्स आप यूज करेंगे वो इको फ्रेंडली मटेरियल्स आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जैसे कि आप नेचुरल क्ले हम यहाँ पे यूज करेंगे, या फिर जो ऐश होती है, तो वो अगर पावर प्लांट की ऐश होती है, या फिर अलग तरीके से जो भी फर्नेसेस बॉयलर्स की जो ऐश होती है, उसमें से अगर आपने कुछ मैकेनिकल ऑपरेशंस का यूज करके अगर उसके अगर आपने ब्रिक्स बनाए होंगे, तो वो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वेस्ट का भी रिसाइकलिंग आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या फिर रीयूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक एक वेस्टेज है, तो प्लास्टिक मटेरियल भी आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के जो वेस्ट प्लास्टिक है वो मटेरियल आप यहाँ पे पाइपलाइंस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर कवरिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन के साथ उसका स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखना है, और जो भी मटेरियल्स आप यूज करते होंगे उसका मिनिमम यूटिलाइजेशन करना है, और जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे वो इको फ्रेंडली ओरिएंटेड भी आपको सेलेक्ट करना है। और अगर ये बिल्डिंग का लाइफ खत्म होता है, तो उसके बाद में उसका जो डिमोलिशन होगा, डिस्पोजल होगा, तो ये मटेरियल ही ऐसे सेलेक्ट होने चाहिए कि जिसमें हजार्डस मटेरियल कम से कम हो, या फिर ऐसे मटेरियल कम से कम हो जिसका लाइफ ज्यादा हो। जैसे कि अगर आप कुछ प्लास्टिक्स है या फिर इसमें मेटल्स है, तो उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आप रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का आपको अलग करना है, या फिर जो मेटल्स है वो मेटल्स आप रीयूज कर सकते हैं, उसको सेग्रीगेट करना है। और उसके बाद में नेचुरली अगर वो डिस्पोज हो पाएंगे या डिकम्पोज हो पाएंगे, ऐसे मटेरियल्स आप डिमोलिशन में रखते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये ओवरऑल ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है, जहां पे आपको ये अलग अलग पैरामीटर्स जैसे एनर्जी, वाटर, मटेरियल्स और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको सोचना है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो ग्रीन बिल्डिंग का है, तो जहां पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है यानी सोलर एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो ये सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है, इंसिडेंट रेज यहाँ पे आते होंगे, और यहाँ पे जो सोलर एनर्जी वो यूटिलाइज हो रही है इंस्टेड ऑफ जो आर्टिफिशियल लैंप्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे कि ट्यूब लाइट्स है या लैंप्स है, तो उसकी जगह सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन। उसके अलावा आपको कंफर्टेबल जो एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको ऑक्सीजन मैक्सिमम एनरिचमेंट चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ट्री प्लांटेशन भी किया है। और उसका सेकेंडरी एप्लीकेशन ये भी है, तो जिस एरिया में आपको कम से कम लाइट चाहिए या फिर एक पर्टिकुलर लिमिट पे ही लाइट चाहिए, तो ये शैडो का भी यहाँ पे यूज करेगा, यानी कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए भी ये ट्री यहाँ पे काम में आएगा। उसके अलावा जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का आप यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे पीवी सेल्स या पीवी सोलर एरेज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और जिसकी मदद से आप यहाँ पे पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सोलर का यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे हम, और रूफ टॉप पे आप जो भी स्पेस है, ये टॉप का स्पेस आप पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जो सोलर हीटर्स है उसके लिए भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो फिक्चर्स होते हैं, तो ये हाई एफिशिएंसी फिक्चर्स जो लाइट फिक्चर्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
जो लाइटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म्स या मोशन बेस्ड या सेंसर बेस्ड मैकेनिज्म्स डिटेक्शन सिस्टम्स होती है, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जिस एरिया में काम करेंगे वही एरिया में वो लाइट चलेगी। जैसे कि मैनुअल मूवमेंट होता है, इंटरवेंशन होता है, तो वो सेंसर की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट या जो पावर है वो यूटिलाइज करेगा, अदरवाइज वहां पे वो लाइट ऑफ होगा या फैन भी ऑफ होगा। तो ये ऐसे कुछ सिस्टम्स है जहां पे आपका एनर्जी कम से कम यूटिलाइजेशन हो, या एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज आप यूज कर सकते हैं, या ऑटोमेशन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटेड वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम्स भी यूज किया है, तो आपको जितना कंफर्टेबल एयर सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, सनलाइट या इल्यूमिनेशन लेवल या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके अलावा जो वाटर कंजर्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और रेन वाटर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। और ग्रेविटी की मदद से या फिर नेचुरल सोर्सेस या पावर जनरेशन के बेसिस पे ही आपको ये वाटर सर्कुलेशन करना चाहिए या फिर फैंस ऑपरेट करना चाहिए, लाइट सिस्टम्स ऑपरेट करना चाहिए। तो हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे ये एग्जांपल भी है, हाई एफिशिएंसी हीटिंग इक्विपमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, टेक्नोलॉजीज और कुछ मेथड्स आपको यहाँ पे अडॉप्ट करना है। तो उसके पहले आपको टोपोग्राफिकल स्टडी करनी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टडीज भी करनी चाहिए, सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए, एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, और ये एनर्जीज, रिन्यूएबल एनर्जीज, वाटर कंजम्पशंस या वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये सभी बारे में आपको सोच के ही ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डिमोलिशन करना चाहिए। तो ये जो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट है ये आपके लिए यूजफुल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी जो नॉर्मली लाइफ होती है 15 से 20 साल आप ये बिल्डिंग यूटिलाइज करते हैं, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पे एनवायरनमेंट में मिनिमाइज होंगे, एनर्जी जो यूटिलाइजेशन वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो सस्टेनेबिलिटी हम कंसेप्ट देख रहे हैं या जो इकोसिस्टम बैलेंसिंग के बारे में सोच रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत अचीव हो सकता है। तो ये वन ऑफ द स्टेप है जिसके बारे में हमने अभी बात की, जो है ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। तो ये हमने अभी जो बात की थी वही है, इसके अलग अलग फीचर्स या एडवांटेजेस। तो ये ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट की वजह से एनर्जी इफिशियंसी यहाँ पे बढ़ जाएगी, वाटर इफिशियंसी बढ़ जाएगी, अलग अलग रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, और जो वेस्ट है उसका रिडक्शन कर रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं, या फिर जो रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस जो प्रिंसिपल्स है उसको भी हम यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में अप्लाई कर रहे हैं, और जो भी एयर की क्वालिटी है उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल ऑक्सीजन लेवल है और बाकी के जो फॉरेन या इम्प्योरिटीज है उसको मिनिमाइज करके आपको कंफर्टेबल एयर देने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं आपके रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल जो बिल्डिंग्स है उसके लिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे नॉन टॉक्सिक जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे यूज नहीं होने चाहिए, यूज होने चाहिए नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स, या फिर जो सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। जो डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन की स्टेजेस है उसमें ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर्म किया है, और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII के साथ उन्होंने ये 2001 में बहुत सारे बातें सोच के ही IGBC का फॉर्मेशन किया है। और उनका जो मेन विजन है वो है टू इनेबल अ सस्टेनेबल built environment for all and facilitate India to be one of the global leaders in the sustainable built environment by 2025। तो ये IGBC का मेन टारगेट है कि 2025 तक आपको जो भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो वो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के बेसिस पे ही करना चाहिए, जिसकी वजह से ओवरऑल ग्लोब में या ओवरऑल कंट्रीज में इंडिया का नाम अच्छा होगा। क्योंकि आपको डेवलपमेंट में तो
आपको जाना ही है, डेवलपमेंट आपको करना ही है, और डेवलपमेंट के अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो होनी ही वाली है। लेकिन अगर आप ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के ओरिएंटेड अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो शायद आईजीबीसी का जो विजन है वो अचीव हो सकता है। सेव एनर्जी, सेव वाटर, सेव एनवायरमेंट। थैंक यू।